नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत इस प्रथम पार्ट में हम ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या हैं प्राचीन भारत और इतिहास को समझने के लिए, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहास क्या है, व्हाट इज़ हिस्ट्री। तो इतिहास किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण यानी कि क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन होता है, जिसे हम इतिहास कहते हैं। ठीक है, तो मतलब किसी व्यक्ति से संबंधित हो या समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट सार्वजनिक घटनाएं, यदि उन सभी घटनाओं या तथ्यों का कालक्रमिक मतलब समयानुसार, समय के हिसाब से उसका विवरण हो, तो उसे हम इतिहास कहते हैं। इतिहास किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है कि अलग अलग टाइम में, अलग अलग वर्षों में किस प्रकार से सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक और राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिति में कैसे परिवर्तन होते चले गए। तो ये इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा समझते हैं कि इतिहास को जानने के लिए जो मुख्य स्रोत हैं जिसके माध्यम से हम इतिहास को समझ सकते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो इतिहास को जानने के लिए, प्राचीन इतिहास को स्पेशली समझने के लिए जो स्रोत हैं, उसमें से मुख्य रूप से जैसे पुरातात्विक साक्ष्य, जिसमें कि अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक, भवन, मूर्तिकला या चित्रकला, ये सभी जो हमें मिलते हैं, उसके माध्यम से भी प्राइमरी सोर्स के रूप में हम इससे भी उस समय की प्राचीन इतिहास के हम समझ सकते हैं। दूसरा है विदेशी यात्रा का विवरण। जो विदेशी यात्री आए हैं हमारे देश में, तो उन्होंने अपने पुस्तक में या अपनी डायरी में क्या लिखा है, उसके आधार पे भी हम जान सकते हैं। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में हम देखते हैं कि यूनानी, रोमन लेखक जो हैं आए थे, उनके बारे में देखते हैं। चीनी लेखक, चीन से आए हुए जो लेखक हैं उनसे, और एक सेकेंड, और जैसे चीनी लेखक में कौन कौन है, तो फाहियान, सुंग, जो सुंग यून और हैन सांग और इत सिंह, ये चार हैं। और उसके अलावा अरबी लेखक हैं। तो और इसके बाद साहित्यिक सोर्स, ये सभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से, ये जब हम इसको डिटेल में बात करेंगे। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत हम देखते हैं कि दो प्रकार के साहित्य हैं हमारे, जिसमें से धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य जिसमें ब्राह्मण साहित्य आते हैं, जो वैदिक काल से संबंधित, जिसमें हम जानते हैं, और वे होते हैं वेद, जिसे वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद विद धातु से बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है ज्ञान। उपनिषद वेद से ही संबंधित है। उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान का अर्जन करना और ग्रहण करना। आरण्यक उपनिषद के बाद ही हैं, जो जंगल में, आरण्यक मतलब जंगलों में बैठ करके जो उपनिषदीय ज्ञान को ग्रहण करते हैं। पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, ये सभी ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ब्राह्मण साहित्य से अलग, यानी कि उस वैदिक संस्कृति से अलग जो साहित्य हैं, जैसे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, ये आते हैं। इसके अलावा लौकिक साहित्य है। तो लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसमें ऐतिहासिक विवरण मिलते हैं, प्राचीन ग्रंथों में भी। और जीवनी ग्रंथ, यदि किसी राजा महाराजा या किसी विशिष्ट व्यक्तियों की जीवनी में इतिहास के बारे में मिलते हैं, तो वहाँ से भी इतिहास की साक्ष्य में प्राप्त हो जाते हैं। गल्प साहित्य आदि से भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि पहला जो तत्व है पुरातात्विक स्रोत, वो क्या है। तो किसी देश तथा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि किसी देश, स्थान, इन सभी के इतिहास जानना हो, तो उसके लिए पुरातात्विक साक्ष्यों और उनके स्रोतों का विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसमें हम ये फिर देखते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ तथा बर्तन, ये सभी सम्मिलित किए जाते हैं। अधिकांशतः पुरातात्विक साक्ष्य जो है वो प्राचीन टीलों की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। और प्राचीन टीले क्या होते हैं, तो कोई बस्ती जो नष्ट हो गया होता है, उसको जो ज़मीन के नीचे दब करके थोड़ा उभार सा बन जाता है, उसको टीले के नाम से जानते हैं। तो समझते हैं कि टीला क्या है। तो टीला धरती की सतह उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष, उसके जो अवशेष हैं वो विद्यमान होते हैं। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। एकल सांस्कृतिक जिसमें एक ही संस्कृति के ज़्यादातर लोग वहाँ रहते हों। मुख्य सांस्कृतिक मतलब और संस्कृति रही हो, लेकिन एक संस्कृति प्रमुखता से विद्यमान हो।
और बहुसांस्कृतिक मतलब एक के अलावा अन्य कई संस्कृतियों का सह अस्तित्व वहाँ पे रहा हो। ऐसे ही फिर हम देखते हैं कि जो प्राचीन जो टीले हैं अथवा स्मारक, उसका उत्खनन कर वहाँ से प्राप्त वस्तुओं एवं कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातत्व विज्ञान या फिर आर्कियोलॉजी कहलाता है। तो आर्कियोलॉजी क्या है, पुरातत्व विज्ञान क्या है? तो पुराने टीले, जो प्राचीन टीले हैं या स्मारक, उसका उत्खनन करके वहाँ से प्राप्त होने वाली वस्तु कलाकृति के आधार पर उसका कालक्रमिक ऐतिहासिक का विश्लेषण करना, उसका एनालिसिस करना, ये पुरातत्व विज्ञान या आर्कियोलॉजी कहलाता है। पश्चिमोत्तर भारत में हुए जो उत्खनन है उससे ऐसे नगरों का पता चला है जिनकी स्थापना आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। तो पूर्वोत्तर भारत कौन से हैं? तो आप जैसे देखेंगे इंडिया के मैप में, तो हमारा जो पंजाब से सटा हुआ उधर पाकिस्तान से युक्त ये जो एरिया है, यहाँ पर ये यानी कि पश्चिमोत्तर भारत है हमारा, जिसमें ये पश्चिम और उत्तर के बीच में ये भाग पड़ता है। तो इस क्षेत्र में जो बसा था हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में यहाँ पर हम देखते हैं। तो उसका जो टाइम है वो क्या है, 2500 ईसा पूर्व थी। अब हम बात करते हैं कि उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिलती है। उस समय के लोग किस प्रकार की बस्ती में रहते थे, उनका सामाजिक संरचना कैसी थी, वो किस प्रकार के मृदभांड यानी कि बर्तन का, मिट्टी से बने हुए बर्तनों का प्रयोग करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का, जैसे चावल, गेहूँ या अन्य जो भी अनाज है जो प्रयोग करते थे वो क्या थे, और किस प्रकार के औजार तथा हथियारों का वो प्रयोग करते थे। इन सभी बात कैसे पता चलता है? तो पुरातात्विक साक्ष्यों से, उत्खननों से जो हमें गंगा घाटी के सभ्यता के क्षेत्र में जो हमें मिलते हैं उसी के माध्यम से हम इसे समझ पाते हैं। दक्षिण भारत के कुछ लोग, जब व्यक्ति मृत हो जाता था तो उसके शव के साथ औजार, हथियार और मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे। ये साउथ इंडिया में ऐसा होता था। तथा उसके ऊपर एक बड़े घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे, मतलब उसको घेरा बना दिया जाता था बड़े बड़े पत्थरों के माध्यम से। और ऐसे स्मारकों को महापाषाण यानी कि मेगालिथ कहते हैं। मेगा मतलब कि बड़ा और लिथ मतलब पाषाण। तो बड़े बड़े पत्थरों से चूँकि उसको घेर दिया जाता था, इसलिए इसको महापाषाण या मेगालिथ कहते हैं। किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान कार्बन में आई कमी को माप कर उसके समय का निर्धारण किया जाता है, जिसे कार्बन डेटिंग कहलाता है। जैसे हमें कैसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता या जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 2500 ईस्वी पूर्व की समय है, तो वो कार्बन डेटिंग पद्धति से हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये अब आगे देखते हैं कि कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। रेडियो कार्बन C14 यानी कि कार्बन का रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव यानी कि वह वैसे पदार्थ जो समय के साथ उसमें क्षय होता रहता है, मतलब वो धीरे धीरे एक फिक्स रेशियो में कम होता जाता है। वो उसका समस्थानिक कहलाता है कि जैसे उसका एटम नंबर तो सेम है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और उसका जो मास है, उसका द्रव्यमान होता है वो 12 होता है। तो कार्बन का जो परमाणु संख्या है वो 6 ही रहे, लेकिन कुछ तत्व कार्बन के समस्थानिक मतलब उसी स्थान में 6 नंबर पे ही रहने वाले 6 परमाणु वाले जो 6 प्रोटॉन वाले जो कार्बन है, उसमें यदि उसका जो वेट है वो 14 हो जाए, ऐसे कुछ कार्बन के तत्व उसको रेडियो एक्टिव मतलब समस्थानिक है, लेकिन उसका वेट है, ये जो इसका कार्बन का जो प्रोटॉन संख्या है वो तो सेम है, लेकिन वेट उसका अलग अलग है। तो स्थान तो सेम है, लेकिन ये जो वेट है वो अलग अलग है। तो इस वाले कार्बन में 6 नहीं होता, ये तो कार्बन है डायरेक्ट 6 और 12 वाले में। तो 6 जो कार्बन है 640 यानी कि जो दूसरा कार्बन का जो वेरिएशन है वो समय के साथ अपने आप को क्षय करता रहता है, वो ख़त्म होता रहता है रेडियो एक्टिविटी। इससे पता चलता है कि जो सजीव वस्तुओं में विद्यमान है वो रेडियो एक्टिव कार्बन C14 का समय के साथ कितना मात्रा क्षय हुआ है, उससे उसके आयु के बारे में पता चलता है। अब कहेंगे ये कैसे पता चलेगा? जैसे मान लीजिए हमने अपने बाइक में पेट्रोल डलवाया है, तो जितना दूर हम गाड़ी से ट्रैवल करेंगे उतना ही पेट्रोल का खपत होगा। तो यदि हमें हमारे पता करना है कि हम कितना दूर आ गए हैं, तो हम पेट्रोल की कमी के आधार पे भी हम उसके माइलेज के हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि यदि इतना पेट्रोल खपत हो चुका है मेरी गाड़ी का, तो इसका मतलब मैंने इतनी दूर का डिस्टेंस हमने तय कर लिया है। ठीक है, ऐसे ही यदि
कार्बन 14 जो समस्थानिक है, आइसोटॉप है, जिसको रेडियो एक्टिव कार्बन से हम देखते हैं कि कोई भी पदार्थ या कोई भी बर्तन या कोई पत्थर, उसमें जो विद्यमान कार्बन 14 का जो एक रेडियो एक्टिव रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, उसमें कितनी मात्रा में कमी हुआ है। जितना अधिक मात्रा में कमी हुआ होगा वो उसी अनुसार से, उसी अनुपात में उतना ही पुराना उसका समय रहा होगा। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव कार्बन से यह पता चलता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में थी। वहाँ के जो आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, उनमें जो सामान वहाँ से प्राप्त हुए हैं पुरातत्व के रूप में, तो उससे वहाँ के कृषि का प्रचलन की पुष्टि होती है, और जिसका समय यानी कि 7000 से 6000 ईसा पूर्व में पता चलता है। ऐसे ही पौधों के अवशेषों का परीक्षण करके, विशेषता जैसे परागों के विश्लेषण द्वारा वहाँ की जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जाता है। पशुओं की हड्डी, जो पशु मृत हो गए थे, उसके अवशेष के रूप में यदि हड्डियाँ बची हैं तो उसका भी परीक्षण करके उसकी आयु की पहचान की जाती है, तथा उनके पालतू होने एवं उनके अनेक प्रकार के कार्यों में लाए जाने का भी पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कार्बन डेटिंग को भी समझ लेते हैं। अब आगे हम बात करते हैं सिक्कों के बारे में, क्योंकि पुरातत्व साक्ष्य में सिक्के भी आते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। मुद्रा शास्त्र मतलब मुद्रा के बारे में अध्ययन करने का जो शास्त्र है, और उसी को इंग्लिश में यदि कहें तो न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। मुद्राओं की बनावट, उनके प्रयुक्त धातुओं की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है कि वह मुद्रा किस आकार का बना हुआ है, उसमें कौन सी धातु प्रयोग हुई है और उसकी मात्रा कितना है उस धातु का। इससे उस समय की घटनाक्रमों के बारे में भी पता चलता है कि कौन सी धातु उस समय था या नहीं था, उसकी बहुलता कितनी थी। प्राचीन काल में अधिकांश जो मुहरें हैं, मुद्रा है, वो धातुओं की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियाँ, मतलब कि केवल आकार बने हुए होते थे, शेप बने होते थे, उन्हें पंचमार्क या फिर आहत मतलब कि जिसमें ठोकर मार करके सिक्का बनाया गया हो, तो उसे पंचमार्क या आहत सिक्के कहलाते थे। जिन पे क्या होता था, जिन पे कोई लेख नहीं लिखा होता था, बल्कि आकृतियाँ केवल विद्यमान होती थी। ठीक है, भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के के साँचे मिले हैं। तो ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4 प्रकार के जो देख रहे हैं धातुओं के हिसाब से, तांबे, चांदी, सोने और शीशे, तो इनके साँचे मिले हैं। इनमें से अधिकांश साँचे कुषाण काल के हैं और ईसा के आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित रखते हैं। भारत में मिले आरंभिक सिक्कों का जो प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, मतलब सिंबल मिलते हैं, चिन्ह मिलते हैं, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां अंकित हुआ मिलता है। तो शुरुआती सिक्के जो थे उसमें लिखने, और जैसे यहाँ पहले भी हम बात कर चुके हैं कि उसमें लेख नहीं मिलता था, उसमें केवल प्रतीक चिन्ह सिंबल मिलते थे, परंतु बाद के सिक्कों पर उनके राजाओं, जारी करने वाले राजा और उन देवताओं के नाम तथा तिथियाँ अंकित मिलती हैं। अब हम बात करते हैं कि सिक्कों पर लेख तथा तिथियां जो उत्कीर्ण करने की परंपरा है, वो सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने आरंभ किया था। ठीक है, और सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री, वेतन मजदूरी आदि के भुगतान में होता था। इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी से पता चलता है कि उस समय का आर्थिक इतिहास कैसा था। भारत में सर्वाधिक सिक्के जारी किसने किया था, तो मौर्योत्तर काल में मिलते हैं कि मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल के बाद वाले जो काल हैं, उस समय सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, जो विशेषतः शीशे, पोटीन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित हुए थे। ठीक है, गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, और वहीं जब हम कहें कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, तो ये कुषाण शासकों ने प्रचलित किए थे। गुप्त शासक ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने, मतलब कि क्वालिटी वाइज जो सोने की शुद्धता के हिसाब से, वो कुषाण शासकों ने प्रचलित किए थे। वहीं सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, तो ये सिक्कों से संबंधित था। अब हम बात करते हैं अभिलेख। अभिलेख जो है वो सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहलाते हैं। पुरालेख शास्त्र यानी कि जिसमें एक प्रकार से आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, पूरा मतलब पुराना, लेख मतलब लिखा हुआ, शास्त्र मतलब उसको जानने की विधि, उसका ग्रंथ या साहित्य। तो वह शास्त्र या वह पद्धति, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पुराने जो लिखा हुआ जो अभिलेख है उसको हम अध्ययन कर सकते हैं, उसे पुरालेख शास्त्र के रूप में अभिलेख का अध्ययन के बारे में बात करते हैं। इसको एपिग्राफी भी कहते हैं। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नास्ते नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं।
तो ये कहाँ से प्राचीन हुए? तो मध्य एशिया से प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख जो है वो मध्य एशिया के बोगाज कोई, ये यहाँ पे आप यहाँ पे ये ध्यान रख सकते हैं, बोजा कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये आप इसको देख सकते हैं। इस अभिलेख में जो वैदिक समय के जो देवता हैं, जो जिसका वर्णन वेदों में मिलते हैं, जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नास्ते आदि देवताओं के नाम भी मिलते हैं। अभिलेख एवं दूसरे पुराने जो दस्तावेज हैं, वो जो दस्तावेजों की प्राचीन तिथि को पूरा लिपि शास्त्र, यानी कि जैसे पूरा लेख शास्त्र था एपिग्राफी, तो वहीं अब दूसरे जो अभिलेख और पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि को, कि वो कब था, कब के समय में हुआ था, तो पूरा लिपि शास्त्र, लिपि मतलब कि जिसमें वो लिखा गया है उसका नाम है पूरा लिपि शास्त्र, जिसके माध्यम से हम जानते हैं कि वो दस्तावेज कब का है, वो किस समय में लिखा गया है। इसको पैलियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। ये अभिलेख कहाँ कहाँ मिल सकता है? ये लिखा हुआ जो अभिलेख है वो मोहर में उत्कीर्ण हुआ हो सकता है, पत्थर के बने स्तंभों में हो सकता है, स्तूप में हो सकता है, बौद्ध स्तूपों में जो है चट्टानों पे लिखा हुआ हो सकता है, या फिर ताम्रपत्रों पर मिल सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर के दीवारों, ईंटों व मूर्तियों पर भी ये मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में, तथा ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। जो पहले जो शुरुआती जो अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं वो कौन से हैं? प्राकृतिक भाषा में, और ईसा पूर्व 3री शताब्दी के हैं। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगी तथा 4ठी-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो अभिलेख हैं उसमें प्रयुक्त होने वाली लिपियाँ कौन कौन सी हैं मुख्य रूप से। तो सबसे पहला है ब्राह्मी लिपि। अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही हैं। यह लिपि बाएं से दाएं, जैसे कि हम सभी लिखते हैं, उस तरह से लिखी जाती थी। दूसरी लिपि है ख्रोष्टी लिपि, जो अशोक के कुछ शिलालेख ख्रोष्टी लिपि में है, जो दाएं से बाएं, यानी कि ये उल्टा, इसके जस्ट एक तरीके से आप देखें तो दाएं से बाएं की तरफ में लिखी जाती थी। तीसरा यूनानी एवं आरमाइक लिपि, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख में इन लिपियों का प्रयोग हुआ मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने पहला जो ऐतिहासिक स्रोत था उसको कंप्लीट किया। आगे आप तुरंत इस वीडियो को अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सरल हिंदी रूप में आपके लिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए निरंतर आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद, नमस्कार।